इंडिया अभी आ गया है 6th प्लेस पे ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स में। उसका मेन रीज़न पे हम बात करेंगे, जो डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी हो रहा है ना, लगभग 10 से 11% 2026 में रुपी डिप्रिशिएट कर गया, लगभग 88 से 93 पहुंच गया। तो हम दूसरा अगर बात करें कि एक तो रुपी डिप्रिशिएट हो गया, दूसरा जो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ था लगभग 9% के आसपास था। 9% में लगाओ कि 5 या 6% के आसपास तो था। अगर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अगर ना जाएँ, हम एक प्रैक्टिकल व्यू में सोचें तो लगभग 5 से 6% इन्फ्लेशन था उसमें नॉमिनल में, और हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ हम देखते हैं तो 3-3.5% उतना ही है। मतलब उससे ज़्यादा तो मेरे को मनवाने के लिए जो निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं उनका रिज़ल्ट को देखना पड़ेगा, और उनके रिज़ल्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ या फिर रियल जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा था। तो अभी इसमें हुआ क्या कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है ना, वो देखा जाता है डॉलर के टर्म्स में, कि सबको एक तरह से देखा जाए। तो एक तो रुपी डिप्रिशिएट हुआ, ऊपर से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, और हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, कोस्ट इन्फ्लेशन, वो इंक्रीज़ हो गया। तो इंडिया का जीडीपी अभी हो गया 3.92 ट्रिलियन के आसपास, और यूके का 4 ट्रिलियन के आसपास। सो इंडिया स्लिप टू 6th प्लेस अगेन। लेकिन अगर हम ये पीपीपी मॉडल में देखें, पावर परचेजिंग पैरिटी मॉडल में, तो उसमें क्या है कि इंडिया आज भी जापान और यूके से आगे है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ओवरटेक नहीं करेगा यूके और जापान को, बट द पेस इज़ स्लो। और हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पूरा लगभग हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट में जो अभी रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो हमें उससे और वो महंगा पड़ रहा है, और महंगा पड़ रहा है। तो हम जो बाहर देश की दुनिया की इन्फ्लेशन है उसको अपने घर पे लेके आ रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो हमारे लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो और मुश्किल हो जाएगा ना। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। मेरे को नहीं पता कि इसको टैकल कैसे करेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैकल फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इसमें अभी यही देखना है कि हाउ वी डू इट। और अभी जो पूरा मतलब इंडियन इकोनॉमी में जगह जगह देखो तो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, एंड दिस इज अ बिग हर्डल। और मेरे को लगता है कि ये जो पूरा इंपोर्ट का हमारा क्रूड का जो दिक्कत आया था उससे बड़ा है, क्योंकि अगर डिप्रिशिएट करता रहा तो हमारा जीडीपी पहले ही, अगर जब ये $100 पे गया ना बैरल क्रूड ऑयल का, तो लगभग 1% जीडीपी पे फर्क पड़ रहा था। बट अगर ये कंटिन्यू हुआ तो आई डोंट थिंक सो इंडियन जीडीपी कैन ग्रो नॉर्थ ऑफ लाइक 2.5 और 3%। रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। एंड ये आपको दिख जाएगा, एचडीएफसी के रिजल्ट में दिख जाएगा, आईसीआईसीआई के रिजल्ट में दिख जाएगा। तो बाकी जो बड़ी कंपनीज है, बड़े बैंक्स हैं, उसमें से आप 3% माइनस करके इन्फ्लेशन माइनस कर लेना, आप मोटा मोटा वो आपको रियल जीडीपी का नंबर दिख जाएगा। गवर्नमेंट का इंतजार करने का ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स द होल पॉइंट। और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस, एंड दैट्स वन थिंग कि अगर हमें इम्प्रूव करना है चीज़ों में, तो वन थिंग वी मोस्ट डू इज़ कि हमें अपने इंपोर्ट बिल पे और जो रुपी डिप्रिशिएट है इस पे कंट्रोल करना होगा। और जो ये आरबीआई बीच बीच में आके वो करती है कि मैनिपुलेट करती है रुपी डॉलर इक्वेशन को, आके डॉलर ख़रीद लेती है, रुपी को उसमें डाल देती है, और उससे क्या हो रहा है ना, एफआईआई भी जा रहे हैं। अगर हम पिछले 3 या 4 मंथ का डेटा देखें तो शायद फरवरी को छोड़ दिया जाए तो नेट जो सेलिंग है एफआईआईज की वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ए कंसर्न। तो और जब भी किसी भी देश का जो करेंसी डिप्रिशिएट करता है, द फर्स्ट थिंग हैपन इज़ ऑल ओवर द इन्वेस्टर्स दे पुल आउट मनी फ्रॉम देयर कंट्री। और इंडिया में जो बोलते हैं कि हमारा डीआई देख लेगा, रिटेल इन्वेस्टर संभाल लेगा, अभी तो मतलब ये लगाओ कि इतना जो सेलिंग है वो उतना ज़ोर से आया नहीं है, और एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। ये तो मानो कि जो हमारा पैसा आ रहा है इससे एसआईपी से, उससे थोड़ा बहुत रुका हुआ है, और उसमें भी अगर देखो तो बहुत सारा जो एफआईआई लिया है वो लगभग बड़ी कंपनीज़ में उनका स्टेक है, और वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, डिप्रिशिएशन ऑफ मनी एंड दिस इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग, एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। बट हमारे सोचने से कुछ होगा नहीं, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस।